कि अरे यार ये तो बहुत हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करें हम नया टॉपिक आज का हमारा। ठीक है, देखो इधर आज का हमारा नया टॉपिक है रिमाइंडर्स। ठीक है, रिमाइंडर्स काफी सारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं, है ना। और रिमाइंडर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यही बताया था आपको रिमाइंडर क्या होता है। पहले का जितना भी आता हो ना भूल जाना, वो पुराना ज्ञान अप्लाई मत करना यहाँ पर, है ना। तो व्हाट इज रिमाइंडर? व्हाट इज रिमाइंडर्स? ग्रुप पर मैं कोई भी क्वेश्चन भेजता हूँ ना, तो उसको उसको ना आप अपनी नोटबुक में लिखा करो। कल भी मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, तो उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है आपको। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। बोलते नहीं है, एक तो नींद में रहते हैं सुबह सुबह। इधर देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में दे रहा हूँ व्हाट इज द रिमाइंडर। लिखना शुरू कर दो जब तक मैं लिख रहा हूँ। व्हेन 67 is divided by 7। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 67 इज डिवाइडेड बाय 7। तो देखो सबसे पहले तो स्कूल के अंदर क्या सिखाते थे वो मैं आपको बताया था कि स्कूल के अंदर क्या सिखाते थे। तो स्कूल के अंदर क्या सिखाते थे? स्कूल के अंदर ये होता था कि ये वाली डिजाइन सभी लोगों को आती ही होगी, है ना। तो ये यहाँ पर आ जाता था 9, ये आ जाता था यहाँ पर 63, और ये बच जाता था 4। तो इन सब के नाम तो आपको पता ही होंगे। इसे क्या बोलते थे हम? डिवाइजर, डिवाइजर। इसे क्या बोलते थे हम? कोशेंट, कोशेंट। और इसे क्या बोलते थे हम? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है ना, ये होती थी हमारी वो बचपन वाली डेफिनेशन। अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है यहाँ से, वो क्या चेंज है मैं बताता हूँ। उसके बाद में आपको ये भी पता होगा कि 67 कैन बी रिटर्न बैक एज 67 इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पता है ना ये वाली बात भी आपको? डिवाइजर कितना है यहाँ पर 7, कोशेंट कितना है यहाँ पर 9, और रिमाइंडर कितना है 4। तो इससे क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। ये भी सबको पता है। तो ये वाली तो बात हो गई स्कूल में हमें जो सिखाया जाता था। अब रिमाइंडर का मीनिंग हमें थोड़ा सा अलग समझना है ना। यही मीनिंग नहीं समझना, ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है इसका। देखो रिमाइंडर का मीनिंग क्या समझना है, तो मैं यहाँ से पूछता हूँ कि जो रिमाइंडर है उसका डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन के अंदर क्या मीनिंग होता है? उसका मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 67 का 7 के साथ में अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो इस वाली डेफिनेशन का क्या मतलब, इस वाले डेफिनेशन से मैं कुछ कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। अब जो नया मीनिंग हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड मीनिंग है ये, कि आप 67 में से 7 निकाल लो। जैसे मैं निकाल रहा हूँ 7 को एक बार, तो बच बच कितना रहा है? एक बार विड्रॉ करने के बाद में 67 में से मैंने एक बार 7 को बाहर निकाल लिया, कितना बच रहा है? बची हुई चीज क्या है? रिमाइंडर क्या है? बताओ क्या कितना बच रहा है? अरे बोलो ना। 60। 60 बच रहा है। तो इस 60 को भी रिमाइंडर कहा जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इस 60 को भी रिमाइंडर कहा जा सकता है। ठीक है, अभी तक आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या बात करती, रिमाइंडर तो 4 होगा। पर ये जो 4 होगा ना, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है ना। एक्सटेंडेड डेफिनेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ जो हमारे काम काम में आएगी। फिर कोई आदमी बोलेगा कि मैं तो 7 को 2 बार निकालना चाहता हूँ, तो फिर उस हिसाब से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अगर मैंने 7 को अगर 2 बार निकाल लिया तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? अनपढ़ हो क्या? 53। 53। तो कहेगा क्या 53 भी एक रिमाइंडर है? तो मैं कहूंगा हाँ। फिर वो बोलेगा दोनों में से फिर क्या रिमाइंडर है, 60 या 53 है? कोई एक आंसर दो। मैं बोलूंगा दोनों ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। फिर कोई बोलेगा कि मैं 3 बार निकालना चाहता हूँ 7 को। 3 बार अगर मैं निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? 46।
फिर 4 बार अगर कोई निकालना चाहता है तो आपको पता होगा, अगर आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मैं साथ साथ माइनस ही करता जा रहा हूँ एक तरीके से यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा 39। फिर कोई आदमी अगर 5 बार निकाल ले, ये मैंने गलत लिख दिया ऊपर, इसको ठीक कर लो एक बार। 7 × 4, 7 × 5, तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट ओवर पार्ट कितना हो जाएगा? 32। फिर 67 में से मैंने 7 को कितनी बार निकाल लिया? 7 को निकाल लिया मैंने 6 बार। 6 बार निकाल लिया तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 भी क्या एक रिमाइंडर है? तो जवाब है हाँ है। फिर 67 में से मैंने 7 को कितनी बार निकाल लिया? 7 बार। 7 बार निकाल लिया तो आंसर कितना है? 18। 18 भी क्या एक रिमाइंडर है? तो 18 भी एक सही आंसर है ना? 7 को अगर मैंने 8 बार निकाल लिया, यहाँ से 8 बार निकाल लिया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना बच जाएगा? 11। अच्छा, और भी निकाल सकता हूँ क्या मैं 7 को? यस सर। 9 बार निकालूंगा यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 9। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 4। क्या 7 को और निकाला जा सकता है इसके बाद भी? यस, हाँ माइनस या में ना? आ जाएगा। आंसर रिमाइंडर नेगेटिव हो जाएगा फिर। निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता? हाँ, एक बात बोलो। हाँ हाँ। सर। हाँ निकाल दो। निकाला जा सकता है। 7 को अगर मैंने 10 बार निकाल लिया है ना, तो 70 पर पहुंच गए तो हमें कितना और माइनस करना पड़ेगा? -3। तो और भी निकाला जा सकता है। तो फिर अब आपको और भी ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा कि यार अभी तक तो ये बहुत सारे अजीब अजीब से रिमाइंडर आ रहे थे जो आज तक कभी भी नहीं सुने, अब नेगेटिव में भी आने लग गया। तो इसका जवाब है हाँ, आने लग गया। और ये सारे सही आंसर है, सारे के सारे ये सही आंसर, इनमें से एक भी आंसर गलत नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर तो कोई ऐसे ही बोल देगा क्या? ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 67 में से 7 को हमने -1 बार निकाल लिया और फिर आ गया 67। 67 आएगा या कितना आएगा? या 0 बार निकाल लिया, एक भी बार नहीं निकाला, 67 आया, तो 67 भी क्या सही आंसर है? तो मैं कहूंगा हाँ सही है अभी। फिर कुछ लोग बोल देंगे कि 7 को हमने -1 बार निकाला, तो आंसर कितना आएगा? 74। क्या 74 भी सही आंसर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग क्या बोल दोगे? आप लोग ये बोल दोगे कि फिर तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कि 67 का 7 के साथ में क्या रिमाइंडर आएगा, इसके तो फिर इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे। मैं तो सभी को ठीक बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 74 भी ठीक है, 67 भी ठीक है, 60 भी ठीक है, 11 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, -3 भी ठीक है ना? तो मैं अभी थोड़ी सी देर के बाद में आपको इसका जवाब दे दूंगा कि आंसर तो इनफाइनाइट इसके हैं, सही है। बाकी है ना, हमें पेपर में कौन सा वाला आंसर लगाना होता है, वो एक पर्टिकुलर एक आंसर हमें लगाना होता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले रिमाइंडर की नई डेफिनेशन आप लोग लिख लो कि जैसे इसने सवाल पूछा था हमसे कि 67 का 7 के साथ में क्या रिमाइंडर है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। विड्रॉ 7 एनी नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम 67। ठीक है। हमें क्या करना है? विड्रॉ करना है 7 एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम फ्रॉम 67। आगे क्या लिखना है हमें? वॉट एवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ 67 when it is divided by 7। बात आ गई समझ में? रिमाइंडर की नई डेफिनेशन आपको पता लग गई या नहीं लगी? हाँ सर। Yes, sir. इसके आगे एक्सटेंड करके लिखो मीन्स वी विल हैव इनफाइनाइट आंसर्स ऑफ रिमाइंडर। इनफाइनाइट आंसर होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर। we will have infinite answers as reminders। ठीक है। अब इसके आगे लिखो इनफाइनाइट आंसर, जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसके आगे ऐसे एरो बना करके लिख लो। मैं इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके आगे एरो बना करके आप ये लिख लो
ऑल दिस, पहला पॉइंट इसके आगे यहाँ पर ये लिखो, all these remainders are correct answers. ठीक है, पहला पॉइंट तो लिख लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखो यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये लिखो इसके यहाँ पर, all these remainders are called equivalent remainder। आ रही है बात समझ में? इन सारे रिमाइंडर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका जवाब सुन लो कि क्यों बोलते हैं। बिकॉज वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम ही लिख लो, एनी ऑफ देम इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन and we will reach the same final answer। तो ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी कि यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन में रिमाइंडर को यूज करना है, तो जवाब है इसका हाँ बिल्कुल करना है, बहुत ज्यादा यूज करना है। अभी समझ में भी आ जाएगा थोड़ी सी देर के बाद, है ना? आ रही है बात समझ में आपको कि इक्विवेलेंट रिमाइंडर क्यों कहते हैं? जैसे कि अगर मुझे कभी भी इस रिमाइंडर को यूज करने की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जरूरत पड़ गई, तो आप चाहे 67 को यूज करो, जैसे 67 से फाइनल आंसर आ रहा है 4, है ना? तो 53 से भी 4 ही आएगा, -3 से भी 4 ही आएगा, 4 से भी 4 ही आएगा, 39 से भी 4 ही आएगा, 74 से भी 4 ही आएगा। इन सबसे क्या क्या आता रहेगा? 4 ही आता रहेगा हमेशा, है ना? फाइनल आंसर आपका सभी से सेम ही आएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं आपस में? इक्विवेलेंट रिमाइंडर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तो किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ बोलो। सर, कैन वी से कि any two natural numbers can always be expressed as in the form of dividend divisor into quotient plus remainder? मतलब अगर 67 के साथ हम 25 into 4 भी डाल रहे हैं तो भी हमें 25 और 67 को हम रिलेट कर सकते हैं, तो किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? लिख सकते हैं। पर शुभांगी, उस चीज का कनेक्शन क्या है अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें? सर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो ध्यान से, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रिमाइंडर की कुछ खास बातें, है ना? जैसे कि इक्विवेलेंट रिमाइंडर के अंदर क्या क्या पॉइंट हम नोट कर सकते हैं या क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, तो इसको पॉइंट नंबर 3 में लिख रहा हूं मैं। इक्विवेलेंट रिमाइंडर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या क्या खास बातें मुझे यहाँ से नजर आ रही है। तो इधर देखो, इस वाली लाइन को मैं 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली खास बात तो यही नजर आ रही है कि ये जो सारे के सारे इक्विवेलेंट रिमाइंडर है ना, ये किसमें? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना? जैसे कि आप क्या करोगे, 4 में 11 ऐड कर दोगे, सॉरी 4 में आप कितना ऐड कर दोगे? 7, तो आप नेक्स्ट इक्विवेलेंट रिमाइंडर पर पहुंच जाओगे। फिर आप 11 में कितना ऐड कर दोगे? फिर से 7 ऐड कर दोगे, तो फिर आप नेक्स्ट इक्विवेलेंट रिमाइंडर यानी कि 18 पर पहुंच जाओगे। आप 39 में से 7 माइनस कर दोगे, अगर आपको छोटा करना है रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे? 7 को माइनस कर दोगे, तो आप जो इससे जस्ट छोटा इक्विवेलेंट रिमाइंडर है आप उस पर पहुंच जाओगे। अच्छा, 7 को ही क्यों माइनस कर रहे हैं? कोई बताएगा कि इस वाले क्वेश्चन में 7 को माइनस करने से क्यों काम चल रहा है? क्योंकि सर उसके लेफ्ट में 7 का ही एडिशन हो रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में डिवाइजर ही 7 है, और जो शताक्षी ने बोला वाली बात भी ठीक है। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में?
हाँ आगे सर। चले। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो पहली जो प्रॉपर्टी है पॉइंट नंबर 3 में, वो ये लिख लो कि वी कैन जंप फ्रॉम वन इक्विवेलेंट रिमाइंडर टू अनदर, वी कैन जंप फ्रॉम वन इक्विवेलेंट रिमाइंडर टू अनदर, ऐसे लिखना, वन अनदर by adding or subtracting the divisor। इस केस में क्या है, 7 in this case। multiple number of times। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, जो चीज हम लिख रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना, ये मैंने जो भी लिखा है, यस सर। ठीक है। मतलब हम एक इक्विवेलेंट रिमाइंडर से दूसरे इक्विवेलेंट रिमाइंडर पर जा सकते हैं, बस आप डिवाइजर को जोड़ते जाओ या घटाते जाओ। एक बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में इक्विवेलेंट रिमाइंडर, एक रिमाइंडर आ गया 60, इससे छोटा रिमाइंडर चाहिए मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं क्या करूंगा, 7 जोड़ूंगा 7 घटाऊंगा। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन कम करूंगा। है ना। माइनस करोगे ना इसमें से 7, हाँ सर। फिर से इसमें 7 माइनस कर लोगे। इक्विवेलेंट रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। अच्छा, 60 से अगर मुझे बड़ा करना है रिमाइंडर तो क्या करूंगा, 7 प्लस करूंगा, है ना। अगर मुझे ऊपर वाला रिमाइंडर चाहिए तो 7 प्लस करूंगा, और ये कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो कि जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपको हर एक चीज का जनरलाइज्ड फॉर्म भी लिखाता हूँ। जैसे कि प्राइम नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म हमने क्या लिखी थी, जल्दी बोलो। 6k plus minus 1। 6k प्लस माइनस 1, है ना। फिर मैंने ये भी बताया था आपको प्राइम नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म क्यों काम में आती है, क्योंकि कभी भी प्राइम नंबर को हमें जनरल फॉर्म में अज्यूम करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि कल रात शताक्षी ने क्वेश्चन भेजा था, उसमें भी हमें जरूरत पड़ गई थी, जो मैंने ग्रुप पर भी डाला था। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा इवन नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है 2k, पता होगा आपको, है ना। ऐसे ही कभी भी सारे के सारे मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है कि ये 2 या 3 को हटा करके सारे के सारे प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सारे के सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, यही तो होता है। तो कभी भी अगर मुझे सारे के सारे इक्विवेलेंट रिमाइंडर को जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की अगर जरूरत पड़ जाए, है ना, आ रही है बात समझ में, तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिससे कि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट रिमाइंडर रिप्रेजेंट हो पाए। 74 भी हो पाए, 67 भी हो पाए, 60 भी हो पाए, 53 भी हो पाए, 39 भी हो पाए, -3 भी हो पाए, है ना। तो इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, सारे के सारे इक्विवेलेंट रिमाइंडर को एक साथ रिप्रेजेंट करवाने के लिए, है ना। तो इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, डिवाइजर इनटू k प्लस एनी इक्विवेलेंट रिमाइंडर, कोई भी उठा लो एक इक्विवेलेंट रिमाइंडर। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है ना कि 67 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर इक्विवेलेंट रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, डिवाइजर क्या था 7, ये कितना था k, और एनी इक्विवेलेंट रिमाइंडर कोई भी उठा लो, मैं 4 उठा रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब जब भी हम एबीसीडी का यूज करते हैं क्वांट में, तो हमें बताना पड़ता है वो एबीसीडी क्या है। तो यहाँ पर क्या है, के क्या है, के है एक इंटीजर। ध्यान से देखना, मैं ना तो इसको नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, ना ही मैं इसको होल नंबर बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि के नेगेटिव भी हो सकता है ना। अच्छा, जनरलाइज्ड फॉर्म की जरूरत क्या पड़ती है, जैसे कल वाले क्वेश्चन में जनरलाइज्ड फॉर्म की जरूरत क्या पड़ी, कुछ किसी के पास में कोई आइडिया हो तो मुझे, मेरा टाइम बर्बाद करो ना, मुझे बोल दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि कभी भी जैसे प्राइम नंबर को मुझे वेरिएबल मानने की जरूरत पड़ जाएगी, वेरिएबल मानने की जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में ही मानूंगा। जैसे कि कल तो वाला वो जो क्वेश्चन, ऑलवेज ट्रू। हाँ ऑलवेज ट्रू होगा। जैसे उसने कहा था 37 से बड़ा एक प्राइम नंबर है
और उसके लिए ये वाली कंडीशन का रिमाइंडर बताओ आप। ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन था जो भी था। तो 37 से बड़ा कौन सा लूं? 43 लूंगा तो ये कंफ्यूजन रहेगा यार, 47 के लिए तो चेक ही नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म लेते हैं। तो कभी भी हमें वेरिएबल माननी होती है ना कोई भी चीज, तो हम जनरलाइज्ड फॉर्म मानते हैं। तो सिमिलरली कभी भी अगर हमें इक्विवेलेंट रिमाइंडर को अगर वेरिएबल में मानने की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि पड़ेगी हमें रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर, तो फिर हम इस फॉर्म को ध्यान रखेंगे। शुभांगी, यहाँ तो कुछ पूछना है? नहीं सर। अच्छा, अब ये जो जैसा कि हम बोलते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्म सारे के सारे इक्विवेलेंट रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर देती है। अब आप लोग बोलोगे सबको रिप्रेजेंट कर देती है, तो 25 को रिप्रेजेंट करके बताओ इससे कैसे हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, के को रख दो आप कितना, के को रख दो आप 3। के को 3 रख दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 इंटू 3 21 प्लस 4 आ गया 25। ठीक है, इसके बाद में फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे -3 भी रिप्रेजेंट हो सकता है ये वाला, तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। के की वैल्यू क्या रखोगे कि ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आपको -3 दे दे आंसर, बताओ। -1। -1। एक तो यार बोलते नहीं हो, मैं भगा दूंगा तुम्हें क्लास में से। -3 भी रिप्रेजेंट हो गया, तो कोई बोलेगा कि इससे 67 भी रिप्रेजेंट हो या 53 भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो 53 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 4 आ गया 53। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। इसमें से कुछ लिखना हो या कुछ पूछना हो तो देख लो भी। एक मिनट दे रहा हूँ, कुछ भी के लिखना को हो कुछ भी पूछना हो तो देख लो। सर बोलो के बोलो। को इंटीजर क्यों अज्यूम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर क्यों नहीं? यार अगर मैं उसको नेचुरल नंबर अज्यूम कर लूंगा ना, तो नेगेटिव वाले आंसर कहाँ से आएंगे फिर? हाँ, तो -3 मेरा मतलब यही है कि हम नेगेटिव को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इक्विवेलेंट रिमाइंडर तो माइनस में भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। हो सकता है ना, मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा तो, क्योंकि मैंने तो बोला है जनरलाइज्ड फॉर्म से सारे के सारे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, तो माइनस वाले तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएंगे अगर फिर मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर मान लूंगा। -3 कब रिप्रेजेंट हो पाया, जब मैंने इसको कितना माना, मैंने इसको -1 माना के को। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। इसलिए माना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मतलब ये जो जनरलाइज फॉर्म है कि हम मतलब किसी भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब यही होता है। इवन नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है ये। इवन नंबर को कभी भी वेरिएबल की फॉर्म में अज्यूम करना हो ऐसे करोगे। प्राइम नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है ये, कभी भी प्राइम नंबर को अज्यूम करना हो ऐसे करोगे। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। और सर जो इक्विवेलेंट रिमाइंडर है वो ये सारे होंगे ना इस केस में, मतलब जैसे 67, 60, 53। सारे सारे सभी को इक्विवेलेंट रिमाइंडर कह रहा हूँ मैं, इन सभी को ही तो कह रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट रिमाइंडर। ठीक है सर, आगे। सर मुझे चीज पूछनी थी। हम्म। सर जो आपने लिखा हुआ है ये 7k+4, मतलब जो हमने जनरलाइज फॉर्म निकाला है ये जनरलाइज फॉर्म किस चीज का है मतलब? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रामायण के खत्म होने के बाद में पूछा जाए। और तो सब समझ में आ गया, बस ये बता दो कि अयोध्या कहाँ पर है और भगवान राम कौन है। नहीं सर मतलब इधर मुझे देखो ध्यान से, आप ये पूछ रहे हो ना कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो जैसे हम लोग 7k+4 करके हम लोग इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स निकालते आ रहे हैं ना, तो वो इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स की बात कर रहा है ना ये? ये इनकी बात कर रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी दोबारा से। इनकी बात कर रहा है, ये 74, 67 ये है इक्विवेलेंट रिमाइंडर। इन सारे नंबर, और ये कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। इन सबको जो जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये वाला एक्सप्रेशन इन सबको कर रहा है रिप्रेजेंट। आराम से देख लो इसे। ठीक है सर। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो। और अच्छा एक बात बताओ, कंफ्यूजिंग है क्या थोड़ा? हाँ सर, थोड़ा सा। और किसको लग रहा है कंफ्यूजिंग है? यस सर। यस। पहले लगता था रिमाइंडर ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर, अभी नहीं।
कोई बात नहीं है, जो पुराना ज्ञान है इसको मैं अभी एड्रेस करूंगा थोड़ी सी देर के बाद में। अभी तक मैंने जो जो बताया है ना, एक तो होता है कंफ्यूजिंग लगना, एक होता है थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट में होना। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें। तो आपको कंफ्यूजन है या आप थोड़ा सा डिसएग्री करते हो मुझसे? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के लिए मैंने टाइम दे रखा है, 1 मिनट और दे रहा हूँ, इसको देख लो क्योंकि ये पहली बार कर रहे हो। तो 1 मिनट और दे रहा हूँ, इसको देख लो सारे लोग जितने मैंने पॉइंट्स लिखा है, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे चलें। अच्छा, जब मैंने इक्विवेलेंट रिमाइंडर की डेफिनेशन जब मैंने आपको लिखवाई थी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने क्या बोली थी कि आप कोई भी यूज कर लो, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ये बोला था ना, ये लिख रखा, यू विल रीच द सेम फाइनल आंसर। ये वाली बात बोली थी या नहीं बोली थी? मैंने ये वाली बात बोली थी। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ठीक है, हमें तो ये भी नहीं पता मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे यूज करना होता है, कहाँ यूज करना होता है। तो मैंने आपको बोला था भी जैसे जैसे आगे थ्योरी हम पढ़ते जाएंगे ना, तो ये और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि एक विल्सन थ्योरम होती है, किसी ने नाम सुन भी रखा होगा, किसी ने नहीं सुन रखा होगा, है ना। तो फिर वहां पर भी हमें एक इक्विवेलेंट रिमाइंडर चूज करने की जरूरत पड़ेगी, या जनरलाइज्ड फॉर्म में चूज करने की जरूरत पड़ेगी। विल्सन में तो जनरलाइज्ड फॉर्म में भी कई बार हमें चूज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अभी रिमाइंडर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब भी हमें कोई आगे फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए कि कोई भी एक इक्विवेलेंट रिमाइंडर को उठा करके आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप लोग ये पूछ सकते हो कि फिर कोई भी चूज कर सकते हैं, तो फिर कौन सा चूज करेंगे? तो मैं कह रहा हूँ, जब हमारे पास में चॉइसेस होती है, तब तो फिर हम एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि जब हमें उसने पूरा ऑप्शन दे दिया कि कोई भी यूज कर लो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, सब में सबसे आंसर सेम ही आएगा, तो फिर हम कौन सा यूज करते हैं? हम वो यूज करते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। और कैलकुलेशन को आसान कौन बनाता है? सबसे छोटा वाला नंबर। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा या फिर -3 हो जाएगा। इनसे करेंगे हम कैलकुलेशन। आंसर तो 46 से भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये वैसे एक बात मेरे दिमाग में आई, तो मैंने इसको एड्रेस कर दिया। ठीक है, चलो आगे चले। इसके बाद में ठीक है, अब लिखो एक नोट। इस वाले नोट के बाद में आपके कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, नोट लिखो 2 all these equivalent remainders are correct answers. But we cannot mark all of them as final answer. We cannot mark all of them as final answer. हम सभी को एज ए फाइनल आंसर मार्क नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप 67 को भी ऑप्शन में लगा दोगे, दिखेगा तो 60 को भी लगा दोगे, है ना। क्यों क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज फाइनल आंसर must fulfill two conditions. Final answers must fulfill two conditions. Condition 1, it should be positive. और दूसरा, it should be less than divisor, है ना। अच्छा, ये मैंने क्या बात लिखवाई? ये मैंने ये बात लिखवाई कि जब मैं 67 को 7 से डिवाइड करूंगा ना, तो सारे आंसर ठीक है। रिमाइंडर के लिए सारे आंसर ठीक है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये पूरे के पूरे आंसर ठीक है। पर मुझे आंसर ऑप्शन में मिलेंगे ही नहीं, ये सारे के सारे मिलेंगे ही नहीं। आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको
कि 67 से 7 का रिमाइंडर उसने पूछा है आपसे कि 7 से डिवाइड किया जाता है 67 को, तो रिमाइंडर बता दो। और उसने आंसर ऑप्शन में भी आपको क्या दे रखा है, 67 भी दे रखा है, 60 भी दे रखा है, 56 भी दे रखा है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है ना। रिमाइंडर्स के आंसर ऑप्शन बनाने का एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड क्या चीज फॉलो करता है, वो ये फॉलो करता है कि वो कभी भी एक तो नेगेटिव आंसर ऑप्शन आपको देगा ही नहीं एग्जाम में, -3 भी आपको कभी नहीं मिलेगा, और डिवाइजर से बड़ा भी कभी भी नहीं मिलेगा आपको। बात आ रही है सभी लोगों को मेरी समझ में? यस सर। हाँ सर। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो कि आपने कैलकुलेशन की, आपका आंसर आ गया 18। जैसे उसने पूछा 67 का 7 के साथ में रिमाइंडर बताओ, ठीक है। 67 का मुझे रिमाइंडर निकालना है 7 के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 18। 18 बिल्कुल सही आंसर है, कुछ भी गलत बात नहीं है इसके अंदर। पर जब मैं ऑप्शन देखने जाऊंगा ना ABCD, तो ऑप्शन बनाते वक्त इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखा जाता है। तो 18 तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो 18 की जगह मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट रिमाइंडर ढूंढूंगा। छोटा ढूंढूंगा, बड़ा ढूंढूंगा? छोटा सर। छोटा, क्योंकि डिवाइजर से छोटा होना चाहिए ना, 7 से छोटा होना चाहिए। तो 7 से मैंने छोटा किया तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा 11, फिर मैंने और छोटा किया तो ये कितना आ जाएगा 4। तो जब मेरा आंसर 18 आएगा ना, उसकी जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर 4 आंसर लगाऊंगा। बात आ गई समझ में? 18 तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बात आ गई यहाँ तक समझ में या फिर नहीं आई? आ गई सर। हाँ सर। ठीक है। बाकी इक्विवेलेंट रिमाइंडर सारे के सारे सही आंसर है, बाकी आपको एंड में इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से ही आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलें। शुभांगी कुछ पूछना है यहाँ तक? हाँ सर, पूछना जल्दी है पूछो। सर। ये बोला है इट शुड बी पॉजिटिव, वो इसीलिए बोला है ना कि अगर जैसे हमने -3 हमारा आ रहा है रिमाइंडर, तो उसके बाद -3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, +7 ऐड करेंगे। +7। +7 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि 7 ही डिवाइजर है। हम्म। इक्विवेलेंट रिमाइंडर बड़ा करने के लिए क्या करना होता है, हमें डिवाइजर ऐड करना होता है। इक्विवेलेंट हाँ। रिमाइंडर छोटा करने के लिए डिवाइजर माइनस करना होता है। तो हम्म। इफ वी आर गेटिंग -3, देन वी विल मार्क 4 एज एन आंसर। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे -3 है, उसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर -11 आएगा, तो हम नेगेटिव इसलिए नहीं कंसिडर करते हैं बिकॉज नेगेटिव तो हमारा सबसे आंसर बड़ा ऑप्शन में नहीं मिलेगा हमें, इसलिए कंसिडर नहीं करते। अच्छा सर। जो भी पेपर बनाता है ना, 2 बातें ध्यान रखता है। एक तो सारे के सारे ऑप्शन पॉजिटिव बनाएगा, और डिवाइजर जो रखेगा ना, वो जो रिमाइंडर के जो भी रखेगा ना, वो ऑप्शन वो डिवाइजर से छोटे रखेगा। ठीक है सर। आ गई बात समझ में? सर एक मेरे को डाउट पूछना है कि सर हाँ। जैसे 18 हमारा आया था, तो 18 के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस की मतलब सर -7 फिर -7 किया हमने, तो अगर डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके वो 7 2 14 और 4 डिवाइडर आ गया, तो वो उससे वो थोड़ा इजी नहीं होगा सर? हो जाएगा। इधर ध्यान से देखो, ये यूं कह रहा है कि इससे बार बार 7 माइनस किया हमने, फिर 11 आया, फिर 7 माइनस किया, फिर 4 आया। तो इसकी जगह हम ऐसे नहीं कर सकते 18 को 7 से डिवाइड कर लें, ये वाला जो स्कूल वाला डिजाइन होता था। 14 और कितना आ जाएगा, 4 रिमाइंडर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और तुम्हें पता होगा कि बार बार माइनस करने को ही तो डिवीजन कहते हैं, और बार बार प्लस करने को ही मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। कर सकते हो ऐसे भी। आगे बात समझ में? तो ये जो पहले इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स में इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे थे, तो हमने कंडीशन इसलिए लगाई है ताकि हमें एक आंसर मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, एक आंसर हमें मिल जाए। एक आंसर हमें मिल जाए, ये भी कह सकते हो। दूसरी काम की बात क्या है कि आप जो भी पेपर बनाता है ना, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, है ना, रिमाइंडर के ऑप्शन आपको पेपर में हमेशा कैसे देगा, हमेशा एक तो पॉजिटिव देगा, ठीक है, और डिवाइजर से छोटा देगा। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब यही बात बतानी थी तो फिर ये इतनी सारी बकवास पढ़ने का क्या मतलब था? कितने लोगों को वाली फीलिंग आ रही है? मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा तो दिमाग वैसे नहीं चलता सुबह सुबह। नहीं सर, चलता है वो। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, अब से देखो, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा ना, जैसे अब रिमाइंडर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा ना कि फाइंड द रिमाइंडर when
67 is divided by 7। तो देखो मैं इतना बड़ा बड़ा तो लिखूंगा नहीं, मैं आपसे सवाल कैसे पूछ लूंगा, मैं आपसे सवाल ऐसे पूछूंगा, मैं एक छोटा सा r लिखूंगा यहाँ पर, ये नोटेशन देख लेना आप लोग, और 67 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं कि 67 को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताओ। ये नोटेशन सभी लोगों को समझ में आ गया नहीं आया? आ गया सर। हाँ सर। और इसका आंसर आप क्या दोगे? 4। इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? आ गई ये बात समझ में सभी लोगों को? तो चलो ठीक है, ये नोटेशन समझाने के बाद में हम कर लेते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर। अभी जितने भी लोगों को लग रहा है ना कि यार इक्विवेलेंट रिमाइंडर तो काम का है नहीं, एंड में तो वही बात हो गई, इक्विवेलेंट रिमाइंडर ही काम का है, ये तो बहुत छोटी बात है, बल्कि कि आखिरी टाइम पर हमें आंसर को चेंज कैसे करना है, ऐसे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए लिख रहा हूँ, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, आपको ऑब्जर्व करके बताना है। ठीक है, तो देखो मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक नंबर तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसका आंसर बताओ जल्दी से। 4। इसका आंसर बताओ। 2। इसका आंसर आया 4, इसका आंसर आया 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी हम क्या इक्विवेलेंट रिमाइंडर रख सकते हैं क्या? तो जवाब है रख सकते हैं, पर सिंपल ही रखो, है ना, छोटा ही रखो और पॉजिटिव रखो, दूसरा भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी उसके ऊपर फोकस है ही नहीं, वाली बात अभी भी ट्रू है कि कुछ भी आप मान लो आंसर तो सेम ही आएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग ऑब्जर्व करते जाना। मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया। नया क्वेश्चन मैंने क्या बनाया? नया क्वेश्चन बनाया मैंने, पहले मुझे पूरा लिख लेने दो फिर उसके बाद में बोलना। मैंने एक नया नंबर बनाया, नया नंबर बनाया मैंने दोनों को जोड़कर, तो ये कितना हो जाएगा? 76 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर, रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका? जल्दी बोलो। 6। रिमाइंडर आ रहा है 6, है ना? खाली जगह छोड़ देते हैं। अभी पूछूंगा आप लोगों से, तो फिर वो आप लोग बताना मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 53, मैंने फिर से एक और बार नया नंबर बनाया, 53 में से मैंने 23 को माइनस किया, तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 30 डिवाइडेड बाय 7। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 30 का? 2। इसके बाद में देखो मैंने तीसरा काम किया यहाँ पे। मैंने क्या काम किया? 53 और 23 को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। पॉइंट, ये पॉइंट ऊपर लगा रखा है, दिस इज प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है एक बार बताना तो मुझे, जल्दी बताओ। 1219। 1219। 1219। अच्छा, अब अपने स्कूल वाले मेथड से एक बार इसका रिमाइंडर निकालो तो ये कितना आ रहा है? 8 आना चाहिए सर। नहीं 8 नहीं 1 ये किसने बोला बीच में? 1 आना चाहिए शायद सर। क्या नाम है आपका? संजय। इधर ध्यान से देखो, इसका रिमाइंडर ऐसे करके निकालो, ये कितना आ रहा है एक बार? तीस लोग हैं क्लास के अंदर, पर आवाज नहीं निकलती सुबह सुबह। रिमाइंडर 1 है। 1 आ रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने सभी के आंसर लिख दिए, मैंने इन दोनों से 3 नए क्वेश्चन बनाए, इन दोनों का यूज करके। एक बार क्या किया मैंने? दोनों को जोड़ा, एक बार मैंने दोनों को माइनस किया, और एक बार मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप यहाँ से, बताओ। सर 4 - 2 2, इसलिए रिमाइंडर 2 आया जब दोनों को माइनस किया, फिर बकवास, मल्टीप्लाई तो आंसर मत बताओ, कुछ बताओ यहाँ पर कि जब नंबर जोड़ते हैं तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाता है। ये चीज नहीं नजर आ रही तुम्हें?
यहाँ से। वही था ना सर, जैसे 4 - 2 किया तो 2 आया, 53 - 23 किया, रिमाइंडर माइनस किया तो आंसर रिमाइंडर भी माइनस हो गया सर। हाँ, ये बात सभी लोग, कितने लोगों ने अपने आप से ये ऑब्जर्व कर लिया था, यस हाँ सर। Yes, sir. है ना? तो ये वाली चीज प्लस और माइनस में तो लगती है, पर ये चीज हम्म। मल्टीप्लाई में नहीं लग रही। बस आ रही है सभी लोगों को बात समझ में? अरे बोलो ना। हाँ सर। सर मल्टीप्लाई में 4 सर × मल्टीप्लाई 2 में तो 8 लग रहा हुआ, है 8 सर, में 8 8 से बड़ा है तो 8 आया ना सर वापस रिमाइंडर। कौन बोल रहा है मल्टीप्लाई में लग रहा है? अरे बोलो ना अब। सर 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 जैसे मैं 4 2 4 8 × आया 2 तो 8, ये सर 8 को फिर 7 से डिवाइड कर दिया। इधर ध्यान से देखो, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इस मल्टीप्लाई होकर के तो 8 आ रहा है, आंसर तो हमारा एक है, तो कहाँ लग रहा है? तो सर 8 7 से बड़ा है तो फिर उसको वापस 7 से डिवाइड किया तो 1 आया। इधर ध्यान से देख लो, इधर ध्यान से देखो। एक तो जो भी है बेवकूफ लोग बीच बीच में बोल रहे हैं ना, एक तो संजय, मैं नाम लिख देता हूँ तुम्हारा, तुम्हारे में बहुत भयंकर वाली वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोग सुधर जाओ। ये गलत बात कुछ भी नहीं कर रहा है, बाकी ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बताया बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? मैं ये चीज सेंस कर पा रहा हूँ कि ये लोग जो मैंने बताया अभी उसके ऊपर स्टिक नहीं करके अपना पुराना ज्ञान लगा रहे हैं, है ना? मैं फिर भी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जैसे जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये जो इतनी सारी जो मैंने रामायण बताई है ना, ये मैंने इसलिए बताई है कि तुम एक रोड पर चलो, एक रास्ते पर चलो, और कूद कूद करके यहाँ पर पुराना ज्ञान मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो गया है। तनुज, बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है सर। आ रही है। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आज मेरे पास में टाइम कम है, कि जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल रखे हैं, वो क्वेश्चन नहीं करना, अपने आप से स्मार्ट बन करके अलग से कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, और जबकि वो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं पहले से। सुधर जाओ तुम लोग। मैं इतनी कोशिश करके है ना ये सब लिखवा करके तुम्हें एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ कि तुम्हें है ना इस तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी ना कि पुराना जितना भी ज्ञान हो वो कचरा है, उलझ जाओगे उससे। इन्होंने फिर से एक और बार मैं एक बात बताया था, इन्होंने गलत बात एक भी नहीं बोली है, बाकी मैं ये चीज सेंस कर पाया कि ये जो रटी रटाई चीजें होती है, जो बताया जाता है, ये उनसे कुछ कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बात करना मुझसे आज फोन पर दोनों। हाँ, इधर देखो ध्यान से, क्या मल्टीप्लीकेशन में भी लग रहा है क्या है? नहीं। बताओ। नो नहीं सर लग रहा है ना? तो मैं कहूंगा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि 8 भी सही आंसर है, 1 भी सही आंसर है ना? बस हमें गलती क्या होगी यहाँ पर कि 8 हमें आंसर ऑप्शन में मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आंसर ऑप्शन के अंदर दो कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है। क्या फुलफिल करनी होती है? एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक ये लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। अगर ये लोग अगर मुझे ऐसे जवाब देते हैं ना, इनको कुछ नहीं कहता मैं इनको, ठीक है ना? तो क्या 8 भी वही आंसर है जो 1 है? तो जवाब है हाँ, वही आंसर है। ये दोनों इक्विवेलेंट रिमाइंडर है। इस केस में हमारा वो कितना है? डिवाइजर 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे और हम फाइनल आंसर किस पर पहुंच जाएंगे? 1 पर पहुंच जाएंगे। बात आ गई समझ में या नहीं है? यस हाँ सर। यस सर ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा रहा हूँ। हमने तो पूरा नंबर्स पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है। हाँ यस सर। आपको खुद को नहीं लग रहा कि हमने कुछ अलग ही तरीके से पढ़ा है, थोड़ा डिफरेंटली पढ़ा है? लास्ट ईयर चीजें उतनी क्लियर नहीं थी, हाँ यस सर। लग रहा है ना? तो कम से यस भी सर। कम जैसे मैं बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर आप स्टिक करो। आप सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने, काफी सारे लोगों ने पहले से प्रिपरेशन की हुई है। आप खुद लोगों को मेरे पास में मैसेज आते हैं, ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो जो जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे करो। अभी थोड़ी सी देर के बाद में क्या होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ना, उस टाइम पे फिर तुम्हारी लाइट जाती रहेगी, फिर कुछ नहीं बता पाओगे। इसलिए मुझे जो फीमेल स्टूडेंट्स होती है, जो लड़कियां होती है ना, मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो अपना दिमाग कम लगाती है। उनको एक रास्ता बता दो कि ये रास्ता है, इसके ऊपर तुम्हें चलना है और ये चीजें फॉलो करनी है। लड़कियां बहुत अच्छी फॉलोवर होती हैं, इसलिए आगे भी निकल जाती है।
चलो इसके बाद में हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर में किसी को कुछ पूछना है? संजय कुछ पूछना है? तनुज नहीं सर। नहीं पूछना? नो सर। सर वो पुरानी क्लास में से डाउट पूछना है। आपने जो उस दिन बोला था ना कि वो टाइप 2 में वो टाइप 3 में था दूसरा वाला, आप बोल रहे वो हो मैं कि बताऊंगा, वो हाँ। मैं बाद में बताऊंगा, है ना? अभी केवल बस मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है सर। ठीक है, पूछ लेना मुझसे, या तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा जल्दी आ जाऊंगा, या फिर आज दिन में टाइम निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर चलो। आपने जो 3 पेज छुड़वाए थे वो उसी के लिए छुड़वाए थे ना? 3 पेज जो छुड़वाए थे ना, वो उसमें मैं कुछ कुछ करवाऊंगा तुमको, ठीक है ना? इधर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 की पावर 2023 डिवाइडेड बाय 4, है ना? तो देखो इसका रिमाइंडर कैसे निकालना है। अब इधर ध्यान से सुन लो, आप चाहे कैलकुलेटर की मदद ले लो। 5 की पावर 2023 का मतलब क्या होता है कि 5 को कितनी बार लिखा आपने 2023 मल्टीप्लीकेशन में? बार। 2023 बार। 23 इन बार। सबको मल्टीप्लाई करके आप एक नंबर तो ला नहीं सकते। कोई भी कैलकुलेटर का यूज कर लो, ये तो कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। और कर भी लिया तो ये वाला नंबर फिर इस डिजाइन के अंदर लिख करके 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? जो हमने बेसिक सीखे ना उससे, कि 5 कितनी बार है। 5 है 2023 बार। 5 है 2023 बार। 5 है 2023 बार। और ये मल्टीप्लीकेशन में यानी कि कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज। कि जब मल्टीप्लीकेशन में चीजें होती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं? एक 5 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? ये 5 कितना रिमाइंडर देता है मुझे 4 से? शुभांगी कितना रिमाइंडर देता है? 1। 1. ये भी 1 देता है, ये भी 1 देता है, ये भी 1 देता है, और ये भी कितना देता है मुझे? 1 देता है। और ये भी कितना देता है मुझे? 1 देता है। बात आ गई समझ में? तो जब सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2023 बार। तो फाइनल आंसर कितना रहेगा? 1 ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। जिससे कि कोई भी मुझे बोल देगा कि 11 की पावर 2023 चल रहा है ना, अभी इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी कोई आप कुछ भी पावर लगा सकते हो। इसको 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, है ना? तो इधर ध्यान से देखो, अब जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी ना, अब वो थ्योरी थोड़ी थोड़ी यूज में आने लग जाएगी। जिससे मैं 11 को लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा 11 को? 2023 बार। 2023 बार। ठीक है, इससे 4 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? सर 3। 3। 3। 3। इससे भी कितना आ रहा है? 3। 3। इससे भी कितना आ रहा है? 3। इससे भी कितना आ रहा है? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2023। 23। तो ये तो फिर एक और मुश्किल क्वेश्चन बन गया ना। इसको तो मैं आंसर में लगा नहीं सकता, इसको तो फर्दर सोल्व करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि हाँ एक तो डिवाइजर से बड़ा है। फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हाँ करना सर। पड़ेगा। तो मैंने ऐसा करके क्या किया, मैंने एक बड़े क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया, ना कि मैं आंसर निकाल पाया। तो फिर हमारी थ्योरी कौन सी काम में आएगी? हमारी ये वाली थ्योरी काम में आएगी। देखो ये वाली थ्योरी, कौन सी वाली थ्योरी? ये वाली थ्योरी, कि वी कैन यूज any of these remainder in mathematical calculation, we will reach the same final answer. तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो 3 से मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 बड़ा इक्विवेलेंट रिमाइंडर है। मैं क्या इसको छोटा कर सकता हूँ? इसकी जगह कोई दूसरा छोटा रिमाइंडर यूज कर सकता हूँ? बताओ Yes, sir. क्या Minus यूज कर 1. सकता हूँ? -1, है ना? तो इक्विवेलेंट रिमाइंडर की थ्योरी यहाँ पर काम में आएगी। जैसे कि आप 3 की जगह पर क्या यूज करो? -1। तो आप क्या करोगे? -4 कर दोगे यहाँ से भी क्या कर दोगे? -4 कर दोगे, -1। यहाँ से भी कितना कर दोगे? -4 कर दोगे, -1। और यहाँ से भी कितना कर दोगे? -4। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये 3 और ये -1 ये इक्विवेलेंट रिमाइंडर है। बोला था या नहीं बोला था?
Yes, sir. शुभांगी हाँ, बात सर। समझ में आ रही है? शुभांगी, तनुज, Yes, sir. यस सर। तुम दोनों है ना, आज तुम दोनों मुझसे बात करना, मैं तुम्हें आज एक बार और समझाऊंगा। तुम आज बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर, मैं दिन में तुम्हें कॉल करूंगा अगर मुझे ध्यान रहा तो, ठीक है ना? गलत रास्ते पर जा रहे हो तुम लोग। सर जी मैं तुम तो नए हो अभी, हम्म। तो क्या करो आप, इक्विवेलेंट रिमाइंडर मैंने ये वाली बात लिखवाई थी, या तो आप 3 को यूज कर दो या फिर आप -1 को यूज कर लो, फाइनल आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो आसान कौन सा है आपके लिए, -1 वाला है? -1 वाला है सर। वाला। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2023। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका, -1। -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पर दिक्कत क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी ये आंसर ऑप्शन कैसे बनाता है, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव बनाता है और लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से तो छोटा है -1 छोटा क्योंकि है। डिवाइजर है 4, पर ये माइनस में तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड Plus- करना पड़ेगा plus +4 तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3। 3 बात आ गई सभी लोगों को समझ में या फिर नहीं है? आ गई सर। sir. आ गई सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो इसके आगे की बात हम लोग देखते हैं थोड़ी सी। एक और क्वेश्चन कर लो इसके बाद में। शुभांगी कुछ पूछना है? नहीं सर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर अगर 1 नहीं आ रहा तो क्या होगा फिर? फॉर एग्जांपल अगर 10⁻2023 है अपॉन 4, उसमें तो 2 आएगा ना? बताऊंगा सब अभी करेंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैसे तो, पर क्योंकि आपको पता होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ऐसे, है ना? अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ खड़े थे, अभी हम यहाँ पर हैं। इन्होंने सवाल थोड़ा सा आगे का पूछ लिया, मैं एड्रेस करूंगा इसको। सुनील ने पूछा ना क्वेश्चन, यस सर। मैं अभी करूंगा इसको एड्रेस थोड़ी सी देर के बाद में ना। अभी आसान क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो अभी। हो गया सर जी। क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आ रहा है सर जी 86। शुभांगी आ गया ये? यस सर। 86 आ गया। तो हाँ। देखो इसका सबसे अच्छा इक्विवेलेंट रिमाइंडर कैलकुलेशन के लिए कौन सा है, कौन सा इक्विवेलेंट रिमाइंडर लूंगा शुभांगी में? वैसे तो 86 का 87 के साथ में रिमाइंडर 86 ही आएगा, है ना? पर 86 से तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसका छोटा इक्विवेलेंट रिमाइंडर फाइंड करूंगा। छोटा इक्विवेलेंट रिमाइंडर फाइंड कैसे करूंगा, -87 करके। ये बात समझ में आ रही? यस सर। -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2023। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सी है, ये वाली, कि आंसर ऑप्शन बनाने वाला आंसर ऑप्शन कैसे बनाता है, पॉजिटिव बनाता है और डिवाइजर से छोटा बनाता है। दोनों कंडीशन हमें देखनी है। क्या है, डिवाइजर से छोटा है -1, हाँ सर। हाँ छोटा है सर। पर लेकिन पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव positive बनाने के लिए आप एक बार इसका इक्विवेलेंट रिमाइंडर फाइंड कर लो, इससे जस्ट बड़ा वाला 86। क्या पॉजिटिव बन गया? बन गया। बस ये फाइनल हाँ आंसर। सर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। Yes. ठीक है, ठीक है, चलो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद की कहानी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को तो पूछ लो जल्दी से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर में और पॉइंट्स भी हैं कि बस वही था एडिशन? बस यही है। ठीक है सर। ठीक है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट रिमाइंडर। ठीक है। Okay, और सर इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारा गोल 1 लाने या -1 लाने का ही होगा ना? हाँ ओके। ठीक है।